नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें आंग्ल कर्नाटक युद्ध पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के पहले और हम आपसे एक बात कर लें। प्लीज़ जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे वो सब्सक्राइब करके तभी हमारे इस चैनल को देखेंगे, ताकि कोई भी पठन पाठन से संबंधित सारी सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। लाइक और शेयर करना नहीं चूकेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम देखते हैं कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। आंग्ल कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करें कि दो लोगों के बीच में, दो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया और यहाँ की स्थानीय शक्तियां भी इसमें उलझती रहीं। तो इसी में है पहला विकल्प है, कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। यह वह समय स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई जब उत्तर मुगल कालीन बादशाह कमजोर हो गए थे। उसी टाइम ड्यूरेशन में 1720 ईस्वी में सादुतुल्ला खान ने कर्नाटक में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। ठीक है, सादुतुल्ला खान के मृत्यु के बाद उनका भतीजा दोस्त अली गद्दी पर बैठा। अब दोस्त अली के बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में। हम यहाँ आपसे चर्चा करना चाहेंगे चारों विकल्पों पर, क्योंकि जो आपके 9-10 प्रश्न हैं, ये 9-10 प्रश्न आपके 50-60 प्रश्न में परिवर्तित हो जाएं और उससे अधिक प्रश्न आपके लिए यहाँ नहीं बनेंगे। तो दोस्त अली पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्त अली से एक प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में कर्नाटक पर मराठों का आक्रमण हुआ था। तो दोस्त अली के शासनकाल में 1740 में, ध्यान रखेंगे, 1740 में मराठों का आक्रमण हुआ और दोस्त अली की हत्या मराठे कर दिए और इनके दामाद चांदा साहब को बंदी बनाकर लेकर चले गए। ठीक है, बंदी बनाकर लेकर चले गए। तो अनवरुद्दीन आपको दिखाई पड़ते, मोहम्मद अली दिखाई पड़ते, ये भी कर्नाटक के नवाब ही रहे। अब प्रश्न उठता है कि यहीं से निम्नलिखित में से कौन सा नवाब कर्नाटक के नवाब की मुख्य शाखा का नहीं था। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखा जाए, दोस्त अली के मृत्यु के बाद इनका पुत्र सफदर अली गद्दी पर बैठा। सफदर अली का एक रिश्तेदार उनकी हत्या कर दी। तो कर्नाटक उन दिनों हैदराबाद निजाम के अधीन था। तो निजाम यहाँ सच सुनता की स्थिति को देखकर अनवरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। अनवरुद्दीन यहाँ का एक ऑफिसर था, एक सैन्य अधिकारी था जो यहाँ का नवाब बना और उन्हीं का अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली भी नवाब बाद में बनेगा। आइए देखते हैं। अब प्रश्न है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ। अगर प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कई युद्ध हुए होंगे। आपसे एक स्वतंत्र रूप से प्रश्न बन सकता है कि किसी भी परीक्षा में कुल कितने आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए। कुल 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसमें प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में। कहीं कहीं 1758 से 63 भी मिल जाता है, लेकिन वो भी गलत नहीं है और यह भी गलत नहीं है। तो गलत इसलिए नहीं है कि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का वास्तविक प्रसार जब काउंट लाली फ्रांसीसी सैन्य ऑफिसर पांडिचेरी का गवर्नर 1758 में बन के आता है, तब यहां वास्तविक युद्ध 1758 में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का शुरू होता है। रही बात विकल्प 4 के, 1764 और 1765 दिया गया है। यह भी डेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ठीक है, आइए अगला विकल्प हम देखते हैं। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण कारण क्या था। जैसे हमने आपसे चर्चा किया है, किसी युद्ध के पीछे कारण होता है, युद्ध का विस्तार होता है, युद्ध में पार्टियां होती हैं, युद्ध में संधि होती है और उस संधि के बाद कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध में 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहला कारण, दूसरा उसका विस्तार, तीसरा गुट, चौथा संधि, 5वां प्रभाव। ठीक है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, इन 5 बिंदुओं को आप देखकर सारे लिंक आप स्वतः स्थापित कर लिया करें। ठीक है,
तो यहाँ प्रश्न है, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, सप्तवर्षीय युद्ध, हैदराबाद व कर्नाटक के गद्दी को लेकर संघर्ष, इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध था, जो 1763 से 56 से लेकर 1763 के बीच में लड़ा गया। और प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण भी होगा तो वह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध रहा। और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के बीच यहाँ आपसी कलह, जैसे हैदराबाद के नवाबों के बीच और कर्नाटक के नवाबों के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष था, जिसमें दूसरे महत्वपूर्ण कारण डुप्ले की महत्वाकांक्षा थी। इस प्रकार से आपके सीधे उत्तर का विकल्प बी होगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कारण उत्तर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हैदराबाद व कर्नाटक की नवाबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? संधि की बात आ गई, संधि भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां देखें, प्रथम आंग्ल कर्नाटक 3 संधियां, 3 युद्ध 3 संधि। पहला संधि यहां विकल्प में आपके है पांडिचेरी की संधि, दूसरा है एला सापेल की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि, और चौथा विकल्प है इलाहाबाद की संधि। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का अंत एला सापेल के संधि के माध्यम से हुआ। यह 1748 में, ठीक है, 1748 में। एला सापेल के शब्द समझ ले। एला सापेल के संधि अब क्या है? एला सापेल के संधि यूरोप में हुआ था। इसके माध्यम से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया तो ये दोनों कंपनियां अपने अपने जगह पर युद्ध विराम कर दी। जब युद्ध विराम कर दी, संधि के बाद किसी को कुछ मिलता भी है, तो इसमें मद्रास फ्रांसीसियों की संधि के माध्यम से मिल गया, और अंग्रेजों को मिल गया, और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुई वर्ग स्थान मिल गया। दोनों में युद्ध विराम हो गया। अब पांडिचेरी की संधि आई। यहाँ पांडिचेरी की संधि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हुआ, और पेरिस की संधि जो 1763 में, ध्यान रखें 1763 में हुआ। यह एक निर्णायक संधि हुई। इससे फ्रांसीसी सत्ता का भारत में समाप्ति तो नहीं कहेंगे, किंतु सैन्य अधिकार के उनके समाप्ति हो गई, और फ्रांसीसी अब यहाँ एक व्यापारी के रूप में रहे। व्यापारी के अतिरिक्त यहाँ वो कुछ भी नहीं रह गए, इसलिए तृतीय इस प्रकार से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? जैसे हम जब आपको क्लास ले रहे थे, वहां पढ़ा रहे थे, बताए थे 3 मुख्य कर्नाटक युद्ध हुए हैं। इन्हीं तीनों कर्नाटक युद्धों में 3 उपयुद्ध भी हुए हैं। तीनों उपयुद्ध खूब आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में एक सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1749 है। ठीक है, 1748, ठीक है, 1748 है। फिर उसके बाद अंबूर का युद्ध हुआ था, जिसका समय है 1749, और तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1760, जिसमें है 22 जनवरी। ध्यान रखेंगे, अब तो बहुत करीबी डेट आपसे पूछते हैं। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसी में फिर एक युद्ध और आप देख लेते हैं। 1748 में हमने बताया कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में सेंट टोमे का युद्ध हुआ था, और द्वितीय के बीच में अंबूर का। ठीक है, इसका ठीक। अब 1764 बक्सर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपसे पूछा जाता है। इसका है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द टॉपिक, मोस्ट कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन माना जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता के संबंध में 4 विकल्प यहां दिए गए हैं। 3 डुप्ले, वेलेस्ली, क्लाइव, और इनमें से कोई नहीं। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रथम हैं। किंतु अगर भारत की बात आती है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता 1700
1851 में डुप्ले था। डुप्ले कैसे था? जब द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था, हैदराबाद के नवाब मुजफ्फर जंग के सुरक्षा के लिए हैदराबाद में इसने सहायक सेना रखी थी। वहाँ के नवाब के किससे की थी? मुजफ्फर जंग से। ध्यान रखेंगे। तो भारत में अब यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो प्रश्न हो जाएगा डुप्ले। और प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने सहायक संधि की? तो डुप्ले। प्रथम अंग्रेज कौन था? क्लाइव। ध्यान रखेंगे, प्रथम अंग्रेज क्लाइव, प्रथम यूरोपीय या फ्रांसीसी डुप्ले। और भारत में सहायक संधि को एक सामान्य प्रचलन में किसने लाया? ये भी प्रथम बार नहीं, ये सामान्य प्रचलन में किसने लाया? वेलेस्ली। ये 3 प्रश्न हैं, तो यहां तीनों प्रश्न पूछ लेते हैं। 1751 में इसके लगभग 1765 में, ध्यान रखेंगे, 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब के साथ भी सहायता की संधि की। ये कब हुआ? जब बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पराजित हुआ था और उसकी सुरक्षा के लिए शाह आलम द्वितीय पराजित हुआ था। सुजाउद्दौला भी अवध का नवाब उसमें शामिल था। अवध के नवाब की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अवध में 1765 में सहायक संधि की गई। ठीक है, अगला देखें, वेलेस्ली। वेलेस्ली सामान्य प्रचलन में लाया। वेलेस्ली का टाइम ड्यूरेशन है 1798 से 1805 के बीच में वेलेस्ली यहाँ रहा। सहायक संधि को सामान्य प्रचलन में इसने लाया। सबसे पहली बार, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि वेलेस्ली ने सबसे पहली बार सहायक संधि किसके साथ की? या ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा कि कौन सा अंग्रेज था? देखें, कौन सा अंग्रेज था? सबसे पहला अंग्रेज था जो हैदराबाद के नवाब के साथ सहायक संधि की थी। यूरोपी तो डुप्ले था, लेकिन अंग्रेज वेलेस्ली था। तो वेलेस्ली ने 1798 में, ध्यान रखेंगे, 1798 में हैदराबाद के साथ संधि की थी, सहायक संधि की थी। प्रथम अंग्रेज हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो वेलेस्ली आ जाएगा, और प्रथम यूरोपी पूछा जाएगा तो डुप्ले आ जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अगला विकल्प आपका है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्रथम आंग्ल कर्नाटक के युद्ध के बीच में सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1748। सेंट थोमे कहाँ है? पांडिचेरी के पास है। यहाँ क्यों लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सेंट थोमे का युद्ध 1748 में फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ये क्या प्रश्न बनता है? फिर यही प्रश्न बनता है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट थोमे के युद्ध में जो फ्रांसीसी थे उनका प्रतिनिधित्व कैप्टन पैराडाइज ने किया था, और इनका नवाब का प्रतिनिधित्व, अनवरुद्दीन का प्रतिनिधित्व महफूज खां ने किया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी विशिष्टता यह रही, भारतीय सैन्य बल पर, ध्यान रखिएगा, भारतीय सैन्य बल पर यूरोपी बुद्धिबल या यूरोपी नियंत्रित, तो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कंट्रोल प्रशिक्षित सेना हावी हो गई। 230 यूरोपी और 700 भारतीय सैनिकों के माध्यम से 10,000 भारतीय सैन्य शक्ति पर, नवाब के सैन्य शक्ति पर यह छोटी सी सैन्य शक्ति भारी हो गई। अर्थात अब भारतीयों के भेद खुल गए थे। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, बंदीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंदीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक महफूज खां, आयरकूट, हेक्टर मुनरो या लाबोर्ड ने। 4 विकल्प हैं। तो बंदीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक आयरकूट था। यही कालांतर में चल के मैसूर के युद्ध में भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, महफूज खां के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की। ये सेंट थोमे के युद्ध में अनवरुद्दीन का प्रतिनिधित्व किए थे। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में प्रतिनिधित्व किए थे अंग्रेजों का। और लाबोर्ड ने, यह भी महत्वपूर्ण शख्सियत है। ये महत्वपूर्ण शख्सियत इस सेंस में है, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ध्यान नहीं जाता छोटी बातों पर, आपको बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कमीशन अब बड़े से नहीं छोटे से प्रश्न बनाना शुरू कर दिया है। प्रश्न अब आप देखें,
महसूस करें। और आज आपके लिए एक प्रश्न भी है, काफ़ी दिन से प्रश्न नहीं दे रहे। एक प्रश्न यह है कि प्लासी के युद्ध के समय, अभी पढ़ाया नहीं हूँ, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था या प्रमुख कौन था? ठीक है, आए देखें, अपने सीधे प्रश्न पर आते हैं। लॉ बोर्ड ने प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में इसने युद्ध की शुरुआत की थी। फ्रांसीसियों की सेना इन्होंने पकड़ ली थी। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? यहां आपने कर्नाटक से शुरू किया था, हैदराबाद पर अंत करना है। अब यहां 2-3 प्रश्न यहां से बनेंगे। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने, यहीं हम लिख लेते हैं, 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्यान रखेंगे, यह मोहम्मद शाह का समय था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन बादशाह। लेकिन यहां इनका नाम था, वास्तविक नाम इनका चिन किलिच खां था। ध्यान रखिएगा। अब इनके साथ निजामुल मुल्क एक जुड़ा है, निजामुल मुल्क, और एक नाम इनके साथ जुड़ा है आसफ जा। निजामुल मुल्क, ये इनकी उपाधि थी। अब प्रश्न उठता है कि निजामुल मुल्क की उपाधि इनको किसने दी थी? निजामुल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने दी थी, और आसफ जा की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब यहाँ बुरहान उल मुल्क एक विकल्प दिखता है। बुरहान उल मुल्क या सादत खां ने अवध में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का नाम मिलता है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम होंगे। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के लिए संघर्ष होगा, और मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग गद्दी पर बैठेंगे। सलाबत जंग हैदराबाद निजामुल मुल्क के पुत्र रहे। और अंतिम, फिर आपके लिए एक प्रश्न है, हैदराबाद का अंतिम मुगल बादशाह कौन, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? अंतिम निजाम कौन था जिनका टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है 1749 में, जिसको सरदार पटेल ने विलय कर लिया था। इस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, इनको आप देखें और लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।